हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो फिजिक्स से संबंधित है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट का यहाँ पर आगामी समय में एग्जाम होना है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से इसका राइट आंसर क्या है ये आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों अगर बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है, कोणीय संवेग। आप देखिए दोस्तों थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोणीय संवेग दोस्तों हमारा राइट आंसर है। तो क्या होता है देखिए दोस्तों जो ग्रहों की गति में जो है कोणीय संवेग हमारा यहाँ पर संरक्षित रहता है। देखिए यह जो है दोस्तों यह कोणीय संवेग जो होता है संरक्षण का ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, सभी को पता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर जो है देखिए अगर आपने देखा होगा केपलर के जो द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल जो है दोस्तों नियत रहती है। अगर हम थोड़ा सा समझें इस इक्वेशन के माध्यम से तो अगर क्या होता है dA/dt दोस्तों इज इक्वल टू 1/2 J/m। तो दोस्तों यहाँ पर बराबर नियतांक होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो J है दोस्तों ये सूर्य के प्रतः जो सूर्य के चारों ओर जो है ये ग्रहों का कोणीय संवेग होता है। तो यहाँ पर आप J समझ चुके हैं। तो J जो होता है दोस्तों ये होता है सूर्य के परितः ग्रहों का जो कोणीय संवेग होता है ये J कहलाता है। बाकी यहाँ पर आपको दिखा रखा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोणीय संवेग जो है यहाँ पर संरक्षित रहता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पर देखिएगा पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए कहता है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 100। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा यहाँ पर समझें तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन हमारा जो बी है अनंत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप देखिए दोस्तों क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में समझाऊं। तो दोस्तों क्या होता है पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान जो है दोस्तों ये अनंत होता है। अब क्यों होता है क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है, क्योंकि दोस्तों पूर्णतः दृढ़ वस्तु के अणुओं के बीच दूरी निश्चित होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के अणुओं के जो बीच की दूरी होती है दोस्तों ये निश्चित होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी अनंत यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये कहता है बल F दाब P, देखिए बल आपको F दिखा रखा और दाब P है तथा क्षेत्रफल A में संबंध है। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखना है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दाब बराबर क्या होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दाब बराबर होता है दाब बराबर यानी कि दाब P यहाँ पर आपको दिखा रखा है। तो P इज इक्वल टू बल यानी कि फोर्स अपॉन यहाँ पर बल बटे यहाँ पर आपको जो हमारा क्षेत्रफल है A यहाँ पर दिखा रखा। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर कि हमारा जो F बराबर यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप यहाँ से बल निकालते हैं तो आपको यहाँ से ये दाब और क्षेत्रफल यहाँ पर जो होगा गुणा में आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर जो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि P बराबर दोस्तों आपको मैंने बताया। तो P बराबर हमारा होता है F/A होता है। अगर हम यहाँ पर F बराबर निकालें तो ये क्या होंगे गुणा हो जाएंगे। तो F बराबर हमारा जो यहाँ पर होगा यहाँ पर जो F बराबर होगा हमारा क्या होगा F बराबर होगा हमारा A इंटू P, यानी कि ऑप्शन हमारा जो सी में यहाँ पर दिखा रखा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आता दोस्तों। आपसे पूछा गया किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल पैमाने के पाठ्यांक समान होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए देखिए माइनस यहाँ पर जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है इस पर जो होता है दोस्तों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बिल्कुल यहाँ पर जो होते हैं ये पाठ्यांक यहाँ पर समान होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सेंटीग्रेड में इतना है तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका मान
कितना होगा। तो इसी तरह का अगर आप एक फॉर्मूला होता है तो आप इसे ध्यान रखेगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन यहाँ पर जो 9। आप इस तरह जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर सेंटीग्रेड में दे रखा तो आप यहाँ पर C का मान रखें, अगर आप फ़ारेनहाइट में दे रखा तो फ़ारेनहाइट का मान रखें। अगर आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट में मान दे रखा तो आपका सेंटीग्रेड निकल जाएगा, और सेंटीग्रेड में दिखा रखा ना मान तो आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट से यहाँ से टेम्परेचर निकाल सकते हैं अपना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर पूछा गया ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर जो ABCD दे रखे हैं सभी की भांति, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर विकिरण में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों क्या होता है, ऊष्मा संचरण की दर जो है दोस्तों विकिरण में अधिकतम होती है, क्योंकि विकिरण में दोस्तों यह वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश की चाल से क्या होती है, ये संचरित होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वैद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ होना चाहिए। दोस्तों वैद्युत चुंबक आप बनाना चाहते हैं तो पदार्थ कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है। दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर जो उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता का यहाँ पर होना चाहिए पदार्थ, तो ऑप्शन यहाँ पर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों क्या है, तो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता का यहाँ पर जो है ये पदार्थ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे दोस्तों कि एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल A है। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल A तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आप ऐसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल अगर देखें दोस्तों, पहले आप इसे देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आप उसे पहले ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है क्षेत्रफल A दे रखा है, प्रवाहित धारा I है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और लूप के तल के लंबवत है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण आपको यहाँ पर यानी कि टाउ आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर टाउ बराबर क्या होगा आप यहाँ पर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका देखते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है ये होता है दोस्तों टाउ इज इक्वल टू BIA। तो दोस्तों ये है हमारा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर आप समझें तो यहाँ जो है B क्या है, जो B है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा करके इसे। तो हमारा जो टाउ बराबर था यहाँ पर हमारा टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर था हमारा BIA। अब यहाँ पर देखिए B जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो B है दोस्तों ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। हाँ तो ये क्या है, हमारी तीव्रता है। अब यहाँ पर I जो है सभी को पता है वृत्ताकार लूप में प्रवाहित धारा होगी, तो I बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है B बराबर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और I बराबर है वृत्ताकार लूप में प्रवाहित धारा और A बराबर है वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल। A बराबर होता है वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप हमें बताइएगा। तो हमने बता ही दिया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है, टाउ बराबर BIA। तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है दोस्तों। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दो वस्तुओं A और B के द्रव्यमान क्रमशः 2 किग्रा तथा 10 किग्रा हैं और वे एक ही वेग से गतिमान हैं, तो वस्तुओं A तथा B के संवेगों का अनुपात होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए मैं आपको बताऊं तो इसका जो राइट आंसर हम निकालें तो कैसे निकालें, तो आपसे यहाँ पर संवेगों का अनुपात पूछा, तो संवेग आपसे पूछा है। तो संवेग P बराबर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर होता है MV। क्या होता है, MV होता है। आप देखिए यहाँ पर जो पहला हमें दिया गया है द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, MA बराबर है कितना, यहाँ पर 2 kg, ठीक 2 किलोग्राम है। और यहाँ पर MB बराबर जो दूसरा द्रव्यमान है वो कितना है, 10 kg। आप देखिए यहाँ पर जो होता है
अगर आप देखें तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 2 किग्रा और 10 किलोग्राम है और वे एक ही वेग से गतिमान है। देखिए वेग जो है दोनों का एक ही है, तो वेग जो है दोनों का एक ही वेग से गतिमान है। तो दोस्तों यहाँ पर P बराबर हमारा क्या होगा, यानी कि हम अगर हम इसकी बात करें 2 किलो वाली की, तो P बराबर ए वाली की बात करें तो हमारा क्या होगा 2v होता, क्योंकि देखिए वेग जो है दोनों का समान है। और P भी बराबर क्या होगा, P भी बराबर यहाँ पर जो होगा हमारा कितना होगा 10v होगा। अब देखिए वेग क्या है दोस्तों, दोनों का एक ही है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होगा P बराबर 2v और P भी बराबर क्या होगा 10v। आप देखिए अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा अनुपात क्या निकलता है PA अपॉन PB। अब अगर आप अनुपात निकालते हैं दोस्तों, PA का जो मान है कितना है 2v है और इसका PB का कितना है 10v है। अब देखिए v से v कैंसिल, तो यहाँ पर 1/5 अगर आप रेशियो देखें कितना आता है 1/5। आप देखिए 1/5 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए दोस्तों हमारा ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए। अब यहाँ पर पूछा गया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है। अब देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर, तो किस स्थिति में अधिकतम होती है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी देखिए माध्यमान स्थिति में यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा दोस्तों ये उसकी माध्यमान स्थिति में अधिकतम होती है, क्योंकि देखिए माध्यमान स्थिति में जो है स्प्रिंग का वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपसे कहा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर देखिए सभी को पता होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर अनंत यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है दोस्तों ये अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर पूछता है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पर आता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो किस रंग का होता है। दोस्तों सी की बात करें बैगनी रंग का होता है, सभी पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों जब क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन जो होता है ये बैगनी रंग का होता है, क्योंकि देखिए बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ये सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपसे पूछा गया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है। अब देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके जो है विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। आपसे यहाँ पर इसका कारण पूछा गया, तो दोस्तों ये होती है समंजन क्षमता। क्या होती है, ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसा समंजन के कारण होता है दोस्तों, देखिए स्वस्थ व वयस्क मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है ये होती है 4D होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों, कितनी होती है 4D होती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए समंजन क्षमता वाला ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए यहाँ पर पूछा गया कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पर 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। देखिए क्या होता है, किसी जब शब्दकोश में पाए गए जो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय दोस्तों यहाँ पर जो 5 सेमी फोकस दूरी का यहाँ पर एक उत्तल लेंस हम पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है आवर्धन लेंस के रूप में किया जाता है, क्योंकि कम फोकस दूरी वाला लेंस पढ़ने में उपयोगी है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों यहाँ पर आता है, कहता है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात होती है, एल सी तथा आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। अब देखिए आपसे पूछ क्या क्या गया है, एल सी और आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व धारिता, देखिए एल क्या करता है स्वप्रेरकत्व, सी धारिता एवं आर क्या है प्रतिरोध को ये व्यक्त करते हैं। अब निम्नलिखित सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवर्ती का नहीं है, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो सी अपॉन एल का जो विमीय सूत्र है ये आवर्ती का नहीं है, जबकि आवर्ती का विमीय सूत्र अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होता है M0 L0 T-1, ये जो होता है ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये आवर्ती का विमीय सूत्र होता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा जो डी है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 17, आपसे यहाँ पर पूछा गया क्या है कि किसी पदार्थ के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों ऑप्शन डी की बात करें, ये सभी जो हैं ये कारक होते हैं, दाब होता है, तापमान होता है, आयतन होता है, ये जो होते हैं दोस्तों
प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ऑप्शन हमारा 17 का डी वाला क्वेश्चन का डी वाला सी है। देखिए चूंकि जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये घनत्व, दाब, तापमान और आयतन पर निर्भर करता है। और अगर हम यहाँ देखें तो यदि इन राशियों में परिवर्तन किया जाए तो पदार्थ का घनत्व परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यह नियम कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान से आपको समझना है। सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यह नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो दोस्तों ये ऑप्शन बी कहलाता है, केपलर का तृतीय नियम कहलाता है। सॉरी, केपलर का द्वितीय नियम कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है। देखिए सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली रेखा जो होता है समान समय में ये समान क्षेत्रफल तय करती है, और यह केपलर का जो है दोस्तों द्वितीय नियम कहलाता है। अर्थात अगर आप देखें तो डी ए अपॉन यहाँ पर डी टी बराबर नियतांक, क्या होता है, नियतांक। तो ये जो है केपलर का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो दोस्तों कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो दोस्तों बी की बात करें, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम जो है ये जो है इस पर आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो 21 का आपको यहाँ पर दिया गया, क्या क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या गया है। देखिए ऊष्मा यानी कि Q बराबर हमें कितना दिया है, 50 जूल, और कार्य कितना दिया है, W बराबर 30 जूल। इससे आप ध्यान रखेगा। अगर देखें तो ऊष्मागति का जो प्रथम नियम जो है अगर हम निकालें तो Q बराबर जो ऊष्मागति का यहाँ पर जो प्रथम नियम होता है, Q बराबर W प्लस यहाँ पर डेल U होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा में जो अगर परिवर्तन देखें तो डेल U बराबर होता है Q माइनस W। तो Q का मान क्या है पर 50 माइनस और 30, तो यानी कि हमारा जो मान निकलता है ये निकलता है यहाँ पर 20। तो 20 जूल यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया 22, तो ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर जो हमारा 22 का बी है, दाब यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए गैस का ताप नियत रहने पर जो है वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आता है। आप देखिए एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि विस्को प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है 23 का, तो बी वाला यहाँ पर हमारा विभवांतर बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए संधारित्र के अगर प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत जो पदार्थ की जो पट्टी अगर प्रवेश कराने के बाद यदि बैटरी अगर ये जुड़ी रहती है तो विभवांतर जो है दोस्तों ये नियत बना रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण की बात हो रही है, तो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा 24। दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें वृत्ताकार होगा। तो देखिए क्या होता है कि आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में जो है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा ये होता है दोस्तों F बराबर क्यू वी पी साइन 90। थोड़ा सा दिखा देता है आपको क्या होता है, F बराबर क्यू वी पी साइन 90। तो दोस्तों ये अगर देखें तो क्यू वी पी यहाँ पर जो है हमारा होगा, तो F बराबर क्या होगा यहाँ पर, F बराबर क्यू वी बी। अब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए हमारा क्यू वी बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है बी का ऑप्शन यहाँ पर 24 का ऑप्शन बी वृत्ताकार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा गया कि 5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर विभव होगा तो 25। दोस्तों किसी अगर चालक के भीतर या तथा उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है, यानी कि बात करें अर्थात गोले के केंद्र पर भी विभव जो हमारा 50 वोल्ट होगा। अगर आप समझें तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर देखिए किसी चालक के भीतर तथा उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है दोस्तों, यानी कि हम अर्थात अगर समझें तो ये क्या होता है, गोले के केंद्र पर भी जो है विभव यहाँ पर 50 वोल्ट ही होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए
भीतर और उसके पृष्ठ पर समान है, यानी कि एक ही पिंड नियत है, तो उसके गोले पर के केंद्र पर भी जो है ये नियत रहता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बी वाला 50 वोल्ट। दोस्तों ये थे आज के हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपको बने रहना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।